लफ्ज़, अल्फाज या वर्ड्स इनको कैसे बनाया जाता है। अगर लफ्ज़ आपके सामने ऑरेंज आ जाए तो ये ऑरेंज जो लफ्ज़ है ये किस तरह बना है। या फिर लफ्ज़ अनहैप्पी है तो हैप्पी से पहले अन क्या है और हैप्पी क्या है, ये दोनों किस तरह मिलकर अनहैप्पी बने थे। अगर लफ्ज़ आपके सामने टीच है तो ई आर लगा दें तो टीचर बन जाएगा। ये कैसे बना ये जानेंगे। अगर लफ्ज़ केयर है तो इसके साथ लेस लगाने से केयरलेस हो जाएगा। लफ्ज़ केयर कैसे केयरलेस बना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं मज़ीद गहराई में इस टॉपिक के मतलब बात करते हैं। तो देखा जाए ना कि मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स है। अल्फाजों का पढ़ने का इल्म जो है ना, अल्फाजों को पढ़ने का जो इल्म है वो मॉर्फोलॉजी है। मतलब वर्ड्स जो हैं उनको पढ़ने का, उनको स्टडी करने का जो इल्म है वो मॉर्फोलॉजी है। इस मॉर्फोलॉजी में वर्ड्स कैसे बनते हैं, यानी अगर लफ्ज़ मिस्टेक आपने पढ़ा है तो मिस और टेक का आपस में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, और अगर ये दोनों मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं। मॉर्फोलॉजी ना हमें ये सब बताती है। अगर लफ्ज़ गुड है तो नेस लगा दें तो ये गुडनेस हो जाएगा। ऐसा कैसे लफ्ज़ गुड तब्दील होकर गुडनेस हुआ, ये मॉर्फोलॉजी हमें बताती है। जब हम डिटेल से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लफ्ज़ गुड, टेक, मिस और नेस के लिए ना कुछ स्पेसिफिक यानी ख़ास टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। इन्हीं टर्म्स में सबसे पहले जो टर्म है, टर्म वन ही मैं कहूँगा उसको, ये टर्म मॉर्फीम है। मॉर्फीम के नाम से जानी जाती है। मॉर्फीम का मतलब है अगर कोई लफ्ज़ अपना मीनिंग रखता है तो वो मॉर्फीम है। जैसे यूट्यूब, ऑरेंज, कॉर, ये सब मॉर्फीम्स हैं क्योंकि इनके मीनिंग्स क्लियर हैं। यहाँ तक क्लियर है सब। तो अब थोड़ा आपको माइंड को ना थोड़ा ज़ोर देना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ ना टीच, ये मॉर्फीम है, ये तो आपको पता है। अगर कोई कहे कि टीच तो मॉर्फीम है। लफ्ज़ टीच और क्या है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हैं कि टीच एक मॉर्फीम है। जब आपने इसके साथ ई आर लगा दिया तो ये टीचर बन गया। अब ये दो मॉर्फीम्स हो गए, टीच और अर, ये दो मॉर्फीम्स बन गए। क्योंकि ई आर लगाने के बाद भी मीनिंग क्लियर है तो हम कह सकते हैं कि ये दो मॉर्फीम्स हैं। अब इस मॉर्फीम्स को कुछ वर्ड्स और देकर समझते हैं। अगर आपके सामने लफ्ज़ टॉक आता है तो हम ई आर लगा दें, टॉकर बन जाएगा। हम ई डी लगा देंगे तो टॉक बन जाएगा। आई एन जी लगा देंगे तो टॉकिंग बन जाएगा। मतलब टॉक एक मॉर्फीम है। ई आर लगाने के बाद दो मॉर्फीम हो जाते हैं। ई डी लगाने के बाद टॉक फिर दो मॉर्फीम हो जाते हैं। टॉक है तो आई एन जी लगा देंगे तो फिर ये दो मॉर्फीम बन जाएंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये सारे अपने मीनिंग्स क्लियर कर रहे हैं। खैर, अगर लफ्ज़ री ओपन्ड आया तो ये कितने मॉर्फीम्स होंगे। री एक हो गया, ओपन दो हो गया और ईडी के साथ ये तीन मॉर्फीम्स हो गए। मतलब री ओपन तीन मॉर्फीम्स के साथ मिलकर बना है। अब यहाँ तक आपको मॉर्फीम उम्मीद करता हूँ सारा क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करूँगा मॉर्फीम्स की टाइप्स की, जो कि दो है, फ्री मॉर्फीम और बॉन्ड मॉर्फीम। यहाँ पे आपको समझना होगा इन दोनों में ना फ़र्क क्या है और इनके फंक्शंस क्या हैं। ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ना फ्री मॉर्फीम को जानना होगा। फ्री मॉर्फीम, इसमें वो वर्ड्स होते हैं जो अकेले ही सब मीनिंग क्लियर कर रहे होते हैं, जो अपना अपना मतलब समझा देते हैं। मतलब ये है कि ये इंडिपेंडेंट होकर अपना मीनिंग क्लियर कर देते हैं। और फ्री मॉर्फीम को अपने मीनिंग क्लियर करने के लिए ना ये ई डी, ई आर और लेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये किसको ज़रूरत पड़ती है? अगर फ्री मॉर्फीम को ज़रूरत नहीं है तो किसको ज़रूरत पड़ती है? ये बॉन्ड मॉर्फीम को ज़रूरत पड़ती है। आगे मैं बताऊंगा।
अब फ्री मॉर्फीम की बात करें तो फ्री मॉर्फीम में ना बॉय, गर्ल, माउथ, होम, ये सब फ्री मॉर्फीम्स है, अपने मीनिंग अकेले ही क्लियर कर रहे हैं, इनको किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हमें बॉन्ड मॉर्फीम नज़र आता है, वो अपने मीनिंग क्लियर नहीं कर पाता। इसे फिर मीनिंग क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? इसे अपने मीनिंग क्लियर करने के लिए ना ER, UN, ED, ING और लेस जैसे अल्फाज चाहिए, तब जाकर ये बाउंड मॉर्फीम अपने मीनिंग क्लियर करता है। जैसे अनहैप्पी, ठीक है, तो ये जो अन है ये बाउंड मॉर्फीम है, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और थोड़ा मैं आपको ये भी बता दूँ कि ग्रामेटिकली देखा जाए ना कि बाउंड मॉर्फीम में सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस भी होते हैं। ये जो सारे वर्ड्स हैं ना, ER, अन, लेस, ED, ये इन्हीं में आ जाते हैं। और इन प्रीफिक्सेस सुफिक्सेस में ना रूट वर्ड्स भी होते हैं या स्टेम वर्ड्स भी होते हैं। अब ये क्या है, ये भी आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन कोशिश करूँगा सिंपल बनाने की। जैसे लफ्ज़ आ जाए अनएक्सेप्टेबल। अब यहाँ पे अन जो है वो तो प्रीफिक्स है, मतलब लफ्ज़ से पहले प्री आ गया, मतलब प्री से आ गया, प्री पहले होता है, ठीक है, प्रीफिक्स। अब UN जो है ये आपका प्रीफिक्स है। उसके बाद एक्सेप्ट देखें, ये स्टेम वर्ड है, मतलब रूट वर्ड है, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद एबल क्या है? एबल सुफिक्सेस है, तो अनएक्सेप्टेबल ये लफ्ज़ बन जाता है। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अनकंफर्टेबल। अब यहाँ पे दोबारा से अन आ गया, तो ये आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स है, ठीक है। उसके बाद स्टेम वर्ड कौन सा है, रूट वर्ड कौन सा है? कंफर्ट। और एबल क्या है? सुफिक्स। इसके बाद और वर्ड देख लेते हैं, कोई और देख लेते हैं, हाँ, अनकॉन्फिडेंटली। अब अन क्या है? ये प्रीफिक्स है। कॉन्फिडेंट ये क्या है? स्टेम वर्ड है, मतलब रूट वर्ड है। और LY क्या है? सुफिक्सेस है। तो ये प्रीफिक्सेस, सुफिक्सेस, स्टेम वर्ड और रूट वर्ड ये इसी बॉन्ड मॉर्फीम में आते हैं। इसके बाद फ्री मॉर्फीम्स की ना काइंड्स भी होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड्स हैं। सबसे पहले लेक्सिकल, फिर फंक्शनल मॉर्फीम आता है। लेक्सिकल मॉर्फीम जिसे ओपन क्लास भी कहते हैं, और इसका फंक्शन क्या है? याद रखिएगा, लेक्सिकल मॉर्फीम भी मीनिंग क्लियर करती है, मीनिंगफुल यूनिट ये होता है। बेसिक पर्पस इस लेक्सिकल मॉर्फीम का जो होता है ना, वो मीनिंग होता है। ये वो मॉर्फीम है जिसको सुनते ही मीनिंग पिक्चर की तरह माइंड में क्लियर हो जाता है। अगर मैं कहूँ ना वाइट एंड ब्लैक, येलो, तो जैसे ही मैंने नाम लिया आपके सामने पिक्चर बन गई होगी। तो इस मॉर्फीम में ना नाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव्स भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं, एडवर्ब भी होते हैं। और ये वो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब होंगे जिसको सुनते ही माइंड में पिक्चर बन जाती है और मीनिंगफुल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं फंक्शनल मॉर्फीम की, जो कि फ्री मॉर्फीम की काइंड है, और इसे क्लोज्ड मॉर्फीम भी कहते हैं। इस टाइप में कंजंक्शंस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, नाउन्स इस्तेमाल होते हैं। देखा जाए तो इसको अपनी ही क्वालिटी की वजह से, इस फंक्शनल मॉर्फीम को ना इसी क्वालिटीज़ की वजह से, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस और नाउन्स, प्रेपोजिशंस की वजह से ग्रामेटिकल मॉर्फीम भी कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल में देखें तो द, एन, माय, मी, फ्रॉम, इन, एट, ये सारे इसी मॉर्फीम्स का हिस्सा है। अब बात करते हैं, क्योंकि फ्री मॉर्फीम की बात की है, इसकी टाइप्स की बात की है, तो अब बाउंड मॉर्फीम की भी टाइप्स की बात कर देते हैं। इसकी भी दो काइंड हैं। सबसे पहले इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, उसके बाद डेरिवेशनल मॉर्फीम। डेरिवेशनल मॉर्फीम की बात करें ना, इस टाइप में जब भी नाउन्स, एडजेक्टिव्स वगैरह आएंगे ना, अब ये गौर से सुनिएगा, इस टाइप में जब भी नाउन्स, एडजेक्टिव्स वगैरह आएंगे तो इस मॉर्फीम ने ना क्या करना है, इस मॉर्फीम ने ना अगर नाउन आया है तो एडजेक्टिव बना देगा, और अगर एडजेक्टिव आया है तो नाउन बना देगा। बेसिकली इस मॉर्फीम का काम वर्ड की ग्रामेटिकल वैल्यू, हालत तब्दील कर देने का काम है। मतलब अगर इस मॉर्फीम के सामने नाउन केयर आया है तो इस मॉर्फीम ने फुल लगाकर केयरफुल बना देगा, जो कि एडजेक्टिव है। देखा जाए तो ये मॉर्फीम कर क्या रही है?
ये मॉर्फीम पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी तब्दील कर रही है। दूसरे लफ्ज़ों में आपको सिंपल कहूँ तो एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में तब्दील कर देने का नाम डेरिवेशनल मॉर्फीम है। उसके बाद इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम की बात करते हैं। अब इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या है? और से सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है। ये कैटेगरी तब्दील नहीं करती, मीनिंग तब्दील करता है। ये इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम ये क्या करता है? कैटेगरी नहीं तब्दील करता बल्कि मीनिंग तब्दील करता है। अब ये क्या है, मतलब इसका कैसे हम समझेंगे इसको? जैसे लफ्ज़ ग्रेट है, अब इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम क्या करेगी? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम इसकी इसकी मीनिंग तब्दील कर देगी, ग्रेटर बना देगी। प्ले है ना, तो प्लेड कर देगी। अगर फिर प्ले है तो प्लेस कर देगी। ठीक है, पॉइंट ये है कि इसको जो वर्ड देंगे आप, ये उसके मीनिंग तब्दील कर देगा। कैटेगरी वही रहेगी, ठीक है, लेकिन इसने करना क्या है? इसने मीनिंग तब्दील कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको मॉर्फोलॉजी का मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। बाकी लिंग्विस्टिक के जितने भी हॉट टॉपिक्स हैं वो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट या स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। और ये लेक्चर आपको कैसे लगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।